5 ऐसे स्टॉक्स जिन्हें ट्रेडर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। कोई उभरता, कोई चमकता, तो कोई है शूटिंग स्टार, इसीलिए चुन चुन कर उठाना स्टॉक हर बार। 5 SIP स्टॉक्स जिनमें कभी भी निवेश किया जा सकता है। नए ट्रेडर्स के लिए 5 ऐसी टिप्स जो उनका पोर्टफोलियो चमका सकती हैं। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट सभी के हैं न्यारे न्यारे, इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो मेरे प्यारे। 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि अंबाला मैम की पहली पसंद होंगे। पूरे स्टॉक मार्केट के यूनिवर्स में बहुत सारे तारे हैं। कोई चमकेगा, कोई डाउन साइड वाले बिजनेस में जाएगा, कोई शूटिंग स्टार बनेगा, कोई मॉर्निंग स्टार बनेगा। मतलब समझो व्हाट आई एम, जो मार्केट के बंदे उनको समझ में आ जाएगा। टेक्निकल चार्ट्स के 5 आसान टिप्स जो ट्रेडर्स का काम आसान करें। शेयर खरीदते वक्त किन 5 फंडामेंटल्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे सड़ा गला सस्ता ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बात हो रही हो, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। 5 वो गलतियां जो अक्सर ट्रेडर्स करते हैं। Whatever I have shared, it's all my experience. इन्हीं सारे सवालों का जवाब एक के बाद एक लेंगे हम आज अंबाला मैम से। तो अंबाला मैम, शुरू की जाए आज की मास्टर क्लास। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DRS इनसाइट्स के आज की प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है बेहद खास किस लिए? क्योंकि आज का प्रोग्राम एक नॉर्मल Q&A राउंड नहीं है। आज का प्रोग्राम है मास्टर क्लास सिर्फ और सिर्फ DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। लेकिन जब हम मास्टर क्लास कराते हैं तो हमें चाहिए होता है एक मास्टर भी। तो आज की डेट में एक बढ़िया क्लास लगाने वाली मास्टर बहुत फेमस है और हम उन्हीं मास्टर को लेकर आए हैं आपकी मास्टर क्लास के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं VLA अंबाला मैम, जो कि सेबी रजिस्टर्ड RA हैं और हैं फाउंडर स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much, Neha ji, and good afternoon to all viewers. And बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है, and I will try my best कि वर्थ मिले लोगों को। बिल्कुल अंबाला मैम, आप अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस के हिसाब से जो हमने सवाल तैयार करे हैं आपके लिए, उसके लिए आप जवाब रेडी कर आई हैं। तो पहला सवाल आपके लिए है हमारी तरफ से, 5 ऐसे स्टॉक्स जिन्हें ट्रेडर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने का दो एक्सपेक्ट्स होंगे जिनको देखकर आप चाल समझे मार्केट की, या जिसमें आप निवेश कर सके। तो ऐसे ब्रॉडर जो स्टॉक्स है, जब आप स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मार्केट में देख रहे हो तो आपको फोर्स, रिलायंस, एनर्जी और साथ में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ ऐसे काउंटर्स है, इंडस्ट्रीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स मैंने इसमें रखा है जो बिल्कुल कोर सेक्टर के पार्ट है, एकदम कोर सेक्टर के। इसमें आप रिलायंस देखिए, विच इज कनेक्टेड टू द एनर्जी एंड ऑल। अडानी पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और भारत की ट्रेड डेफिसिट यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट पर आप अडानी पोर्ट पर ध्यान में रखें। बढ़ते हुए ट्रेंड और हमारी कंज्यूमर मार्केट को ध्यान में रखते हुए भारतीय एयरटेल को आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। एंड एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसका हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। एनर्जी में आप पावर ग्रिड को अपने रडार पर रखें, जिसमें ये ऐसे स्टॉक्स है, 4 हो गए ये स्टॉक। एक स्टॉक आप एक बैंकिंग का स्टॉक लीजिए अपनी पसंद का, ये आपके ऊपर चॉइस है। आप इसमें ICICI लीजिए या फिर HDFC बैंक लीजिए या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए। सो दीज आर 5 स्टॉक्स फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अगर आप इन स्टॉक्स में नजर बनाएंगे तो ये पूरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रुझान को, मतलब सेक्टर के रुझान को लीड करते हैं। तो अगर आप इन सेक्टर्स को देखना है कि सेक्टर कैसा मूव कर रहा है, तो इन 5 स्टॉक्स पर आपकी नजर आप रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो मैम, इन 5 स्टॉक्स पर अगर नजर रखेंगे तो क्या क्या सीखने को मिलेगा? जैसे इंडीड हमने एक बात अभी बोली है कि सेक्टर किधर जाएगा, इन स्टॉक से आपको सेक्टर की दिशा समझ में आने लगेगी। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स है जो कि आपको इस पर्टिकुलर, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे लीडर है, राइट? या तो लीडर है या प्रोमिनेंट पोजीशनिंग होल्ड करते हैं। तो जनरली जो इंडस्ट्री में ये है उसको लीड करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे 5 स्टॉक्स जो अंबाला मैम ने बताया कि जिनको फॉलो करने से आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है अगर आप ट्रेडर के तौर पर देख रहे हैं तो दूसरा सवाल मैम हमारी तरफ से ये है कि 5 SIP स्टॉक्स जिनमें कभी भी निवेश किया जा सकता है, वो आपके हिसाब से कौन से हैं?
ये सवाल थोड़ा सा टफ है वैसे, बट इसमें आप 5 ऐसी इंडस्ट्री चूज करिए पहले तो, जिसमें कभी भी जो आपको लगता है कि आपकी बेसिक नीड से थोड़े से अलग या फिर मजबूरी वाले स्टॉक्स हैं, तो उसमें जो आता है और ट्रेंड के साथ हो, नए ट्रेंड के साथ हो, तो मैं इसमें पॉलिसी बाजार को इंक्लूड करूंगी, जिसमें आप हमेशा सिप करके चल सकते हो। फिनटेक है, और आज की जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, नीड है इंश्योरेंस। आज भी आप देखेंगे कि हमारे हर घर में इंश्योरेंस सबके पास नहीं है। मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इसमें एक पॉलिसी बाजार आता है। आप मुझे भी ये नोट्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो एक पॉलिसी बाजार आता है। देन आप फाइनेंशियल मार्केट का ही एक दूसरा स्टॉक है MCX। मैंने बाकियों को इसलिए नहीं चुना क्योंकि कमोडिटी मार्केट अभी धीरे धीरे करके नए चरम पर पहुंचेगी, बहुत मतलब अभी फैली नहीं है, जैसे कि आपके डेरिवेटिव मार्केट फैल गई है। MCX नहीं हुआ, कॉमेक्स। MCX ऐसा स्टॉक है जहां पर आप धीरे धीरे सिप कर सकते हैं। देन एनर्जी काउंटर में मुझे पावर ग्रिड एक ऐसा स्टॉक लगता है जहां पर आप धीरे धीरे अपनी सिप्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। देन थोड़ा सा अगर डिफेंस पर चले जाए, और डिफेंस में मैं थोड़ा सा, 2 ये स्टॉक मेरे पास है, पारस डिफेंस, तो आप उसको छोड़ दो। आप उसका जो लीडर स्टॉक है HAL डिफेंस में है, और इसकी पोजीशनिंग जो है ये सिप करने लायक है। जब डिप मिले तब सिप करो, ऐसा काउंटर है ये। सो फार वी हैव 3। 2 और काउंटर जो मेरी नजर में आपको हमेशा धीरे धीरे करके आपको ऐड करना चाहिए। एक है उसमें से एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगेन ये स्टॉक भी ऐसा है जो एनर्जी से आता है, और करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए स्टोरेज एक्सपेंशन और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप सिप करके जा सकते हो। एंड द लास्ट वन, एक स्टॉक मैं बैंकिंग का इसमें इंक्लूड करूंगी जरूर, वो है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक भी डिप में ऐड करके चलने लायक स्टॉक है। तो जैसे मैंने बोला, सवाल टफ है, 5 की लिमिटेशन है, तो इसलिए 5 तो ऐसे स्टॉक है जहां पर हम लोग सिप करके चल सकते हैं। जब भी डिप मिले सिप करो, डरने की जरूरत नहीं है। दे हैव अ गुड पोटेंशियल। मैम आप कह रही हैं दे हैव अ गुड पोटेंशियल, पर कोई स्पेसिफिक रीजन जो आपने इन्हें पिक किया? देखिए, पहली बात तो जो पर्टिकुलर सेक्टर में इनकी पोजीशनिंग, इनकी वैल्यूएशन, ऑर्डर बुक, मैंने अगर मुझे लिवरेज मिले तो शायद मैं मिधानी को इंक्लूड कर लेती। मिधानी इज ऑल्सो वेरी गुड काउंटर, क्योंकि मिधानी समथिंग जो कि आपका रेलवे चलेगा या डिफेंस चलेगा इसके बिना नहीं जाने वाला है। BHEL इज समथिंग, चाहे रेलवे चले डिफेंस चले, इसके बिना नहीं जाने वाला, बिकॉज जो आपकी हैवी मशीनरी इक्विपमेंट्स बनेंगे वो वहां बनने वाले हैं। बट भेल बनाएगा, मिधानी सप्लाई देगा, तो इसीलिए, और थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाली या प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो इनके प्रोडक्ट लाइंस वैसी है कि आपको कंपटीशन या तो बहुत कम है या फिर डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो ये हो गई यहाँ पर हमारे सिप करने वाले स्टॉक्स की राय अंबाला मैम की तरफ से। अब जो तीसरा सवाल हम अंबाला मैम आपके लिए लेकर आए वो है नए ट्रेडर्स, क्योंकि ये आई थिंक चीजें हैं जो पिकअप कर रही हैं बहुत जल्दी। तो नए ट्रेडर्स के लिए 5 ऐसी टिप्स जो उनका पोर्टफोलियो चमका सकती हैं, उन्हें काफी गलतियों से भी बचा सकती हैं। तो इसके लिए तो एक छोटी सी शायरी लिखी थी मैंने, उससे शुरुआत करूंगी। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट सभी के हैं न्यारे न्यारे। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट सभी के हैं न्यारे न्यारे। इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो मेरे प्यारे। इंडीड, वाह वाह वाह। इसमें, और ये बड़ी लाइन, मतलब ये है पूरी कविता लिखी है मैंने बड़े सोच के, और फिर आगे इसमें कुछ इस तरह का था, मुझे राइमिंग याद नहीं आ रहा है। आसमान सबका है चमकने दो सारे तारे, आसमान सबका है चमकने दो सारे तारे, कोई चमकता कोई उभरता कोई है शूटिंग स्टार, कोई उभरता कोई चमकता तो कोई है शूटिंग स्टार, इसीलिए चुन चुन कर उठाना स्टॉक हर बार। तो बी सेलेक्टिव, बी चूजी, और अपने आप को, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। चलिए इसको पॉइंट्स में रखते हैं कि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी। यस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी, बिकॉज आपका रिस्क एंड व्हाई, इस वाई में जवाब आ जाएगा कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, आपकी कैपिटल अलग है। मैं नेहा जी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती,
मैं किसी नेहा जी मुझसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, हमारी फैमिली की नीड्स अलग हो सकती है। तो ये चीज आपको समझनी है कि अपने आप को आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। नाउ इस यूनिवर्स में आप 5,000 से ज्यादा स्टॉक ढूंढते हैं और अभी नई लिस्टिंग आई रही है, डीलिस्टिंग कितनी हुई, कंपनी डीलिस्टिंग कम हो रही है, आईपीएस ज्यादा आ रहा है। तो हर साल कुछ ना कुछ नई कंपनीज जुड़ते जा रहे हैं। तो इस पूरे स्टॉक मार्केट के यूनिवर्स में बहुत सारे तारे हैं, कोई चमकेगा, कोई डाउन साइड वाले बिजनेस में जाएगा, कोई शूटिंग स्टार बनेगा, कोई मॉर्निंग स्टार बनेगा। मतलब समझो व्हाट आई एम, जो मार्केट के बंदे उनको समझ में आ जाएगा। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सेलेक्टिव होकर के लगाना है, इन लाइन विद योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और दूसरों से कंपेयर नहीं करना, सेलेक्टिव बनिए। साथ में थर्ड पॉइंट अगर आपको देखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैपिटल एलोकेशन। अगर यहाँ गलत हो गए, यू गॉट टू रिमेंबर 3 थिंग्स इन द मार्केट। इसके अलावा 4 थिंग्स मैंने किसी से सुना और बहुत नजदीक के पर्सन है, उन्होंने यही बोला कि इसके अलावा 4th चीज ढूंढ के बताओ। मैंने ढूंढने की भरपूर कोशिश की और मुझे लिटरली नहीं मिला। एंट्री, स्टॉप लॉस और आपका कैपिटल एलोकेशन, इन 3 चीजों को छोड़ करके मार्केट में कुछ भी पैसा लगाने वाले की कंट्रोल में नहीं है। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है कैपिटल एलोकेशन। आप अगर इसको ठीक से कर ले, मैनेज कर ले, तो जैसे कि अगर आप इन चीजों को अगर ठीक से मैनेज कर ले तो आप अपने ड्रॉ डाउन को, हमारी कोशिश यहाँ पर ड्रॉ डाउन को मैनेज करना है, राइट? तो कैपिटल एलोकेशन इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक जनरल फिनोमेना आज मैं यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ। आप एट अ टाइम किसी एक सेक्टर में जब पैसा लगाएं तो वो सेक्टर का एलोकेशन, मैं एक सेफ अप्रोच वाली बात कर रही हूँ, 10% से ज्यादा ना हो, और उस सेक्टर में जनरली कोशिश करिए 3 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक ना हो। फर्दर फिल्टर आउट अगर आप करेंगे इसको, तो एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा ना हो। दैट मीन्स अगर आप इस चीज पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमेशा मार्केट में अगर कोई बड़ा क्रैश आए तो सारे सेक्टर गिरेंगे और सारे पे रिकवर भी कर जाएंगे। लेकिन अमूमन एक जो हेल्दी मार्केट होती है, उस हेल्दी मार्केट में कभी 3 सेक्टर चलते हैं, कभी 2 सेक्टर नहीं चलते। तो इस साइकिल का एडवांटेज आपको ले लेना है। और उसमें भी अगर आप प्रॉपर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करते हैं कि स्टॉक एलोकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 5% से ज्यादा नहीं करने का एक स्टॉक में। अब एक में फिर बचे हुए में आप 2 करो 1 करो और डिफरेंट बात है। तो इससे आप अपने कैपिटल पर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड लगा देते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड कर देते हैं, ताकि ड्रॉडाउन के केस में वो बच जाए। एंड जो कैपिटल रोटेशन होती है सेक्टर में, उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है। अब इसके बाद जो फाइनल मतलब 4th अटेम्प्ट जो मुझे लगता है कि 5 चीज आपको ध्यान में रखने वाले में से 4th है स्टॉप लॉस, जो कि हमने बात की थी एंट्री के बाद स्टॉप लॉस एंड कैपिटल एलोकेशन। तो मैं पीछे से आ रही हूँ, राइट? तो सेकंड यहाँ पर आपका है आपका स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, डोंट थिंक ट्वाइस, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी, तो जब आपके इमोशंस सबसे ज्यादा न्यूट्रल होते हैं, जब आप डिसीजन लेने वाली कंडीशन पे एनालिसिस करते हो, जब आपका टारगेट या फिर आपका जब स्टॉप लॉस रेंज आता है, वहां पर आपका इमोशन लेवल हाई होता है। वहां आपका ब्रेन आपको आपकी नीड्स के हिसाब से डिसीजन लेने में मजबूर करता है। So to save this, whenever you are taking any entry in any script or anything for that matter, आपके रियल लाइफ में भी आपने कुछ डिसाइड किया, ये धंधा करना है, वो नहीं चला, तो वहां पर उसको छोड़ देना भी है। एक लेवल आपको पता होना चाहिए, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आज जो डिसीजन मैंने लिया है, जो वो सिचुएशन बाद में आएगी मेरे सामने रियल में, तो शायद मेरे स्टेट ऑफ इमोशंस ये ना हो। तो इसीलिए जब भी एंट्री कहीं पर ले रहे हैं, यू शुड नो वेयर टू एग्जिट, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू नो। टारगेट मार्केट ट्रेल करके आपको आगे भी दे सकती है, बट स्टॉप लॉस से आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कैपिटल में अनकैलकुलेटेड लॉस आ जाता है। एंड नंबर 5, सबकी सुनो, करो अपने मन की। सो वो इसलिए क्योंकि कई बार कहा जाता है ऐसा कि गट फीलिंग नाम की एक चीज होती है, ठीक है? अब ये सच भी है, बट जो मैंने बोला सबकी सुनो, करो अपने मन की, मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे दूंगी, शायद नेहा जी आपको बहुत अच्छी बातें बता देंगी, बट द रियल स्टोरी आपको मालूम है, राइट? डिसीजन वही लो जिससे आपका मेंटल स्टेट, शांति खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने डिसीजंस को मार्केट में सस्टेनेबली आगे लेके जाएंगे। मैं आज अपने आप को झुंझुनवाला जी से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय की मार्केट कंडीशंस अलग थी, जहां पे उन्होंने उस चीज का एडवांटेज ले लिया। आज मेरी कंडीशन इस मार्केट की अलग है। मैं यहाँ पर फिर वही बात है कि कंपेयर नहीं करना है। तो अपने करंट सिचुएशंस को सुनो सबकी, करो अपने मन की, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर विजन, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आगे आपने सोचा है। सो
इट्स लाइक दिस ओनली। और कभी भी द फाइनल कंक्लूजन ये बोनस है, मार्केट में दो चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, या तो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं, ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने के काम आती है, ट्रेडिंग धंधा है। आप कुछ सस्ते में खरीदोगे महंगे में बेचोगे, नहीं बिका तो थोड़ा सस्ते में बेच दोगे, इससे धंधा, इट्स अ बिजनेस। इसको बिजनेस के जैसे करो। इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज पर इन्वेस्टमेंट मत करो और इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज में ट्रेडिंग मत करो। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, ट्रेडिंग वाले आइडियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं और इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज में ट्रेडिंग नहीं। और मैम जो कह रही थी कि सुनो सबकी करो अपनी, तो जैसा कि हम लोग आपसे कहते हो, हमें प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि जो भी एनालिसिस, जो भी यहाँ पर आंसर्स मैम दे रही हो, उनकी रिसर्च, उनके एनालिसिस के हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब मैम चौथा सवाल ये है, 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि अंबाला मैम की पहली पसंद होंगे। ठीक है, तो पहली पसंद तो कोई और था, शादी हो गई। चलिए, वो हमेशा अच्छा, ही ठीक है। पहली पसंद रहे आपकी। हाँ, तो आई एम मैरिड विद माई पहली पसंद, मैरिड टू माई पहली पसंद, आई मीन। एनीवेज, स्टॉक्स में देखिए, मुझे कुछ स्टॉक लिस्ट बहुत बड़ी है, बट कुछ सिलेक्टिव चुनना है। तो मैं आपको मैनकाइंड फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो आज भी और कल भी रहेगा, और एक मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ही दूसरा स्टॉक मैं फोर्टिस हेल्थ केयर भी रेकमेंड करना चाहती हूँ। तो ये दो ऐसे स्टॉक हो गए जो आपके मेडिकल, मतलब मेडिसिन जो होता है ना, ऑफ रिटायर, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद वाले खर्चे, अगर आप इस स्टॉक में भी रहेंगे, क्योंकि ये रियल ट्रूथ है लाइफ का, इससे मैं अगर मना भी करूँ तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते, आप अगर इनकार करें तो मैं भी इसको एग्री नहीं करूंगी शायद, तो दिस इज द रियल ट्रूथ। तो मैनकाइंड फार्मा एंड फोर्टिस हेल्थ केयर, ये दो ऐसे अगर स्टॉक आपने रखे तो आपकी लाइफ के जो हेल्थ केयर वाली जो चीजें उसका निपटारा ये रखेगी। देन एनर्जी की जब बात आती है, तो एनर्जी सेगमेंट में मैं एक ऐसा स्टॉक पसंद करूंगी, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बट मैं यहाँ पर अडानी पावर को पकड़ूंगी, क्योंकि अडानी पावर जिस स्पेस पर, जिस अप्रोच पर काम करते हैं वो अलग है, और इसी वजह से ये स्टॉक लंबी छलांग आगे भी रखेगा। सो दो स्टॉक्स हो गए, दो हो गए हमारे, 3 स्टॉक्स हो गए हेल्थ केयर एंड फार्मा रिलेटेड, एंड एक हो गया हमारा पावर का। देन फाइनेंशियल स्टॉक्स में मैं फिर से क्योंकि लेके रखने वाली बात हो रही है ना, तो एमसीएक्स को मैं फिर से इंक्लूड करूंगी। रीजन उसका बहुत साफ मैंने पहले भी दिया है, क्योंकि जिस तरह से एनएससी बीएससी सारी बातें हो गई है, कमोडिटी मार्केट के अभी पैर उठने फैले नहीं है, सो इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू एक्सपैंड, फॉर दैट एमसीएक्स। एंड द लास्ट वन स्टॉक जो मैं, मतलब सभी के पसंद में रहता है, मैंने भी रख लिया, तो इट्स लाइक दिस, बट फिर भी अगर आप मुझसे एक स्टॉक, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि लास्ट एक ही इंक्लूड करना है, तो मैं इसमें रिलायंस को करूँ या भारतीय एयरटेल को करूँ, थोड़ा ये सोच रही हूँ, बट आई वुड गो विद रिलायंस। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि रिलायंस जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो ये जो भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज डीलिस्ट होकर के और आएंगी, मतलब डीमर्ज होकर के लिस्ट होंगी, तो वो एडवांटेज जो है भारतीय एयरटेल वाला हमको उसके अनलॉकिंग में मिल जाएगा। सो लव भारतीय एयरटेल, बट क्योंकि रिलायंस इन्वेस्टर्स को भारतीय अनलॉक जैसा एक स्टॉक अलग से टेलीकॉम इंडस्ट्री का मिलने ही वाला है, आज नहीं तो कल, सो फॉर दैट आई विल गो विद द रिलायंस, एंड बचे हुए जो इनकी रिटेल बिजनेस उसका एडवांटेज एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। तो इट्स लाइक कि एक खरीदा बाकी बिजनेस साथ में आएगा, सो फॉर दैट पर्पस रिलायंस। ऑलराइट, तो ये हो गए 5 स्टॉक्स जो कि अंबाला मैम की पहली पसंद है। हम जिस डेट पे बात कर रहे हैं अंबाला मैम से, आप ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैम ने बताए हैं स्टॉक्स जो कि काफी लंबे समय तक काम आ सकते हैं। अब मैम 5वां जो सवाल है वो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, क्योंकि आप समझाती बहुत अच्छे से, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं। तो टेक्निकल चार्ट के जो 5 आसान टिप्स हैं जो ट्रेडर्स का काम आसान कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अगर कभी मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला ना, तो मैं बताऊंगी। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी तो नहीं, नहीं वहाँ पर, बट कभी जब, अगर मेरा चार्ट बहुत सिंपल रहता है, ईएमए ही रहते हैं और कुछ नहीं, बाकी फिर प्राइस कैंडल्स में यही देखती हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे 5 ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ईएमए, 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 बस 3 तरह के मैं जो यूज करती हूँ, मैं 20 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करती हूँ। बाकी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं, इसके लिए अभी जनरली आंखों को प्रैक्टिस हो गई है, टू बी ऑनेस्ट, तो वो देख के समझ में आ जाता है, बट आप वॉल्यूम देख सकते हो। तो
आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग, मैं 5 यूज नहीं करती इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी 5, तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखती हूँ कि प्राइस का एवरेज प्राइस कितने पे चल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो मंथली टाइम फ्रेम चेंज होगा, लेकिन ईएमए वही रहेगा 220। देन मैं देखती हूँ आपका वॉल्यूम्स को, कि क्या वॉल्यूम चेंज आया है, मतलब जब स्टॉक बहुत निचले स्तरों पर है या फिर बहुत ऊपर के भाव पर है, तो क्या वॉल्यूम में कोई बड़ा बदलाव आया है। तो वॉल्यूम बार्स में जरूर देखती हूँ। तो ये 2 ऐसे ही इंडिकेटर है जो मैं देखती हूँ। बाकी मेरे लिए प्राइस है जो सब कुछ बयां करता है। और जब भी मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करती हूँ रिया जी, मेरा स्टेप क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लाती हूँ, जिसको हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस बोलते हैं। अब डिपेंड करता है, स्टॉक अब करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती वैसे इतना, ये शुरुआती दायरे की बात है। जब शुरुआत में हम लोग करते थे तो अब तो बस नजर डालो तो समझ में आ जाता है कि हाँ इसका टिकट इतने जाने वाला है। तो टॉप टू बॉटम एनालिसिस में पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली के बाद में उसका इंट्राडे एनालिसिस कि कहां तक जा सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम जब आप एनालिसिस करते हैं, टॉप टू डाउन एनालिसिस जब आप करते हैं, टॉप टू बॉटम भी बोलते हैं इसको, कि जब आप ऊपर से आपको मेजर ट्रेंड समझ में आएगा, मेजर ट्रेंड के बाद आपको मिडवे ट्रेंड समझ में आएगा, और उसके बाद इंट्राडे विल हेल्प यू टू टेक एंट्रीज और एग्जिट। तो ये एक फ्रेमवर्क है। मेरे पास 5 ये इंडिकेटर्स नहीं है, 2 ही है, इसलिए मैं 2 ही बता पाऊंगी। बाकी प्राइस पे मतलब प्राइस चार्ट एक स्टोरी कहता है। मैं जनरली वैल्यू इन्वेस्टमेंट और मोमेंटम, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगी, बट पीपल से इन जनरली कि आप वैल्यू पिकिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब आपके स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिखती है और साथ में मोमेंटम भी आप चेस कर लेते हैं और सही समय के एग्जिट्स भी दिख जाते हैं। सो इट्स ऑल द प्राइस। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज विच आई जनरली ट्राई टू ऑब्जर्व व्हेन आई एम टेकिंग एन एग्जिट और अर्ली एंट्री, हाल फिलहाल में प्राइस पे हुआ क्या उसने बहुत बड़ी गिरावट की, अगर की तो क्यों, और हाल फिलहाल में क्या उसने बहुत बड़ी अपसाइड की, अगर की तो क्यों। साथ में बेस रेफरेंस के लिए मैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का सेक्टर भी देखी। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं। बाकी प्राइस का अगर बहुत नियर सपोर्ट के पास में है, और आप देखेंगे वॉल्यूम से समझ में आ जाता है, बहुत नियर सपोर्ट के पास में बेस बना रहा है, और कुछ जो टेक्निकल चार्ट पे जो पैटर्न्स होते हैं अभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए बोल रही हूँ। कितनी बार बेयरिश फ्लैग बना, कितनी बार हेड एंड शोल्डर बन के सपोर्ट बनाया, तो वो एट अ ग्लांस दिख जाता है, अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो सारी चीजें दिख जाती है और वहां पर एंट्री अभी हम लोग ले लेते हैं। बट स्टार्टिंग के फेज का ये पूरा समय रहा है जहां पर हम लोग सब कुछ लगा करके धीरे धीरे करके सब देखते हुए आए। फिर उसके बाद स्टॉक कितना महंगा है सेक्टर से, नहीं है, ये सारी एनालिसिस के बाद तो इंडीड ये हो गए फंडामेंटल एंड प्राइस स्ट्रक्चर को चेक करने के। बट टेक्निकल इंडिकेटर की बात करोगे, सो आई यूज ओनली 2, वन इज वॉल्यूम बार एंड ईएमए, दैट्स इट। मैम कोई ऐसा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके थ्रू इसको और अच्छे से समझा जा सके, किसी एक कंपनी का चार्ट जिसको आपने एनालाइज किया हो अभी रिसेंटली? ओके, आप सीजी पावर देखिए, एग्जाम्पल बहुत है वैसे, बट आप सीजी पावर एक बार जरूर देख सकते हैं। तो सीजी पावर में आई थिंक 3-4 मंथ्स हुए या 2.5 समथिंग कुछ हुआ, इन्होंने यूएस में एक एक्सपेंशन करने के लिए डेटा पैटर्न्स का इनको एक्सपेंशन चल रहा था। सीजी पावर की बात कर रही हूँ, एंड आई बॉट दिस स्टॉक एग्जैक्टली एट 570, नॉट फॉर मी, मेंबर्स को दिया था। अब उसका चार्ट जब आप देखेंगे ना, ये जनवरी की बातें आई थी, 4 महीने हुए, ऑलमोस्ट 4-5 महीने। तो जैन में ये जब न्यूज आई थी, स्टॉक काफी बीटेड डाउन हो गया था। पुराने अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% गिर चुका था, मतलब मोस्टली 3-4 महीने के अंदर। उसके बाद जब ये न्यूज आई तो पहला ये एक पॉजिटिव फैक्टर बना इसके लिए, और अपने पुराने सपोर्ट के पास था। ऑलवेज हैव अ अप्रोच, खोएंगे कितना, पाने की तो छोड़ दो, खोना कितना है। So when the news is positive, the stock at the discounted price, also at the previous support range, and अगर आप इसका EMA लगा करके देखेंगे तो वहां पर आपको EMA ढूंढने से भी नहीं मिलते। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वहां पर कुछ EMA मिल जाएगा, वहां पर आपने अपने टेक्निकल प्राइस चार्ट का स्टडी किया। क्या स्टडी किया कि अगर कोई स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऑलरेडी 30% गिर गया है तो और कितना गिरेगा, ज्यादा नहीं बचा ना, तो वहां और पुराना सपोर्ट भी आ गया। तो ये सारे कॉम्बिनेशन से आपके वहां पर एंट्री बनती है। वाई? क्या ऊपर जाएगा इसलिए? नो, क्योंकि यहाँ एंट्री नहीं तो खोने के लिए कम। और वही सोच करके हमने वहां पर एंट्री बनाई 570 पर। मेरे ख्याल से 480 या 70 का स्टॉप लॉस रखा था,
और तब की बात है और आज की बात है, 570 से स्टॉक ऑलरेडी 870 आ गया 4 महीने के अंदर। तो आपको ये सारी चीजें सावधानी से करना है। क्या गलत नहीं होंगे? मैं इसको गलत होने का एग्जांपल आपको दूंगी। आई थिंक वो शक्ति ट्रेडिंग था, मुझे याद तो नहीं है, बट शक्ति ट्रेडिंग में समथिंग कुछ ऐसा ही जहां पे ये चीज फेल होती। तो शक्ति ट्रेडिंग अब न्यूज़पेपर में थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंशन वगैरह कर रही है। अब शक्ति ट्रेडिंग का एक बार आप सक्सेसफुल हो गए, पुराने इसी चीज का फेलियर कहां पर होगा, ध्यान इससे समझेंगे। तो ये आपका फरवरी 2026 में सब कुछ ठीक था, सब कुछ पॉजिटिव था, राइट। अभी भी क्योंकि इंडस्ट्री में नए एनर्जी की बातचीत होने लगी थी। शक्ति पंप करती क्या है? शक्ति पंप जो पंप्स वगैरह होते हैं ना, इरिगेशन सेक्टर में यूज होते हैं, उसके टूल्स, छोटे छोटे पंप्स, ये सब कुछ बनाती है, सोलराइज्ड। तो गवर्नमेंट का तो फोकस था ही किसान सोलर पर एक स्कीम थी जिसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। तो आइडियली होना क्या चाहिए था? स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे था, राइट, और पिछले सपोर्ट पे भी था। तो जो कि पिछली बार दिसंबर 2025 में आया था, तो फरवरी 2026 में वहां पर उस लेवल के पास होना क्या चाहिए था कि वहां से रिकवरी कर जाता, लेकिन नहीं किया। वहां से थोड़ा सा ये नीचे आया, 550 की एंट्री से ये स्टॉक और 100 पॉइंट वहां से लगभग गिरा, और अब फिर से मौका बन रहा है कि अब चढ़ जाएगा। तो जब आप फेल होंगे, फेल होने की प्रोबेबिलिटी रखिए, लेकिन जब भी फेल होंगे, ध्यान से एक चीज को अंडरस्कोर कर लीजिए, जब भी आप इस पैटर्न में फेल होंगे, फेल हो जाइए और दोबारा एंट्री आराम से कुछ दिनों के बाद, 1 महीना 1.5 महीने उसी काउंटर पे करना एंड सी द रिजल्ट। तो एक बार जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वहां पर आपको निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जब वो पैटर्न बन रहा है, बेरिश फ्लैग बन रहा है, या फिर वो फर्दर डिक्लाइन वाली कैंडल बनेगी, आपको नहीं पता। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि री एंट्री आप दोबारा ले सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए। और अभी शक्ति पंप मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने इसको बाय करके रखा हुआ है, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरा रिस्क यहाँ से अब छोटा है। 550 रुपए खरीदने वाले 500 रुपए खरीदा वाला भाव है, यहाँ से जाएगा 800-900 आराम से। Indeed, what I'm saying is कि nothing comes with a guarantee, nothing is absolute in this market. हाँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, 10 पैटर्न, 10 चीजों का प्रैक्टिस करो मत जो आपको, और वही बात है कि दूसरों के साथ, मतलब हो सकता है किसी को कोई दूसरा पैटर्न, अब यही चीज अगर आप एलियट वेव पे डाल के देख देंगे तो यहाँ पे एलियट वेव बन जाएगा, यही आप पिवट टेबल लगा देंगे तो पिवट टेबल बन जाएगा। सो जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट है, ट्राई सब करो, लेकिन एक चीज पर के आकर के स्टिक हो जाओ, और फिर उसको इतना प्रैक्टिस करो कि फिर आपको कोई बीट ना करे उस पर। बिल्कुल, आप यहाँ पे रिस्क एनालिसिस और रिस्क के हिसाब से सोचने की जो पूरी सलाह है वो यहाँ पर देती हुई मैम नजर आई हैं, और उसके एनालिसिस डेफिनेटली बहुत जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग। अब मैम जो छठा सवाल है हमारे पास वो है, शेयर खरीदते वक्त किन 5 फंडामेंटल्स पर ध्यान दें? ओके, तो पहली अप्रोच, जब आप शेयर खरीद रहे हैं, या तो 2 फिल्टर कर लीजिए, या तो इंडस्ट्री सनराइजिंग हो, या फिर अगर आप एक ऑलरेडी स्टेबल इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो, आपका स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाला हो, मतलब सबसे सड़ा गला सस्ता ऐसा स्टॉक होना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ उतना फोकस में ना हो, सस्ता पड़े पैसा। तो इसका एक फ्रेमवर्क है। तो सनराइजिंग इंडस्ट्री में जब आप पैसा लगा रहे हैं, सनराइजिंग इंडस्ट्री विल ऑलवेज चार्ज यू एक्स्ट्रा प्रीमियम। उसमें आप मल्टीपल्स को देख के काम नहीं कर पाओगे। आपको क्या देखना है, जब आप एक सनराइजिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने एमसेक्स का नाम लिया, क्यों, बिजनेस तो कब से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उस अपने फुल थ्रोटल पर पहुंचा ही नहीं, अभी बहुत इनिशियल लेवल पर है। तो ऐसी इंडस्ट्री पकड़िए जिसका फ्यूचर या तो एक्सपेंड ज्यादा हो सके, या फिर शॉर्ट टर्म में ज्यादा डिमांड बढ़ सके, दोनों में से एक कंडीशन आनी चाहिए। तो एक फिल्टर ये हो गया। दूसरा फिल्टर ये, जब भी आप पैसा लगा रहे हैं, कोशिश करिए कि या तो आपका स्टॉक सेक्टर से मल्टीपल्स के मामले में सस्ता हो, या फिर वो अगर महंगा प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो आपके पीयर्स जो है वहां पर, उस कंपनी के जो प्लेयर्स है उनसे ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। थर्ड, जिस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बात हो रही हो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो यस, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है उसमें थोड़ा रुक जाओ, और जब सही समय आए, क्योंकि बातें बहुत बाद में होती है, मतलब धुआं बाद में उड़ता है, पहले आग लग जाती है बाजू में। तो कोशिश करिए, एनालिसिस इस तरह से करने की कोशिश करिए कि अगर अभी, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूंगी,
क्रूड का जब ये पूरा कंसर्न आया, राइट, वैसे मैं क्रूड के बाद में मैंने एनर्जी स्टॉक्स बहुत रेकमेंड किए हैं जब ये वर्ल्ड वॉर, सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर, जब ईरान, इजराइल एंड यूएसए का कंसर्न आया। ये हुआ था दिसंबर 2028 में, मतलब 28 फरवरी में हुआ था ये, 26 में। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने तो एनर्जी के स्टॉक्स को दिसंबर मंथ से 10 दिसंबर के बाद से रेगुलरली मैंने एनर्जी स्टॉक्स आपको बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, अडानी स्टॉक्स को बाय करो, एनर्जी स्टॉक्स को बाय करो, कह कह के बाय कराया। तो आज वो समय है और आज ये समय है। तो आपका प्राइस पहले रिएक्ट करेगा। इसके लिए आप पहले अपने प्राइस पर देखिए, नजर बनाइए कि कहाँ पर हलचल हो रही है, उस हलचल को पकड़ने की कोशिश करिए। फिर उस हलचल के रीजन बाद में न्यूज में आएंगे, उसको छोड़ दो। तो जब भी आप ये चीज करें इन्वेस्टमेंट, तो पहले प्राइस सबसे पहले भाषा बोलता है। एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे घर में फंक्शन है तो मैं तैयारियां पहले से तैयारी शुरू कर दूंगी। इनमें जो बाकी लोग हैं वो बाद में आएंगे, सबसे लास्ट में। गेस्ट को बाद में पता चलेगा, मुझे पहले पता है। और वो पहले क्या चीज है, मुझे कौन है यहाँ पर, प्राइस है, प्राइस को पहले पता है, इसलिए वो हलचल शुरू कर देता है। और बाकी जो अगर खरीदते समय अगर आप देखें तो हमने फंडामेंटल एस्पेक्ट बात कर लिया, इंडस्ट्री की बात कर ली है, और एंट्री पहले लेने की कोशिश करने की बात कर ली, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा बन जाता है, रिस्क कम रहता है। और जो सबसे लास्ट में एक फाइनल चीज मुझे लगती है कि जब भी आप किसी स्टॉक में फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बना रहे हैं तो उसको कंफ्यूजन मत लाओ। स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट मत करो और इन्वेस्टमेंट वालों में ट्रेड मत करो। हैव अ वेरी वेरी थिन लाइन होती है, बहुत ही थिन लाइन होती है। अभी जैसे शक्ति पंप है, मुझे इसका नेचर पता है कि मैं इसको 10 साल होल्ड नहीं कर सकती, ये 500 से 900 जाएगा, फिर गिर जाएगा, इस तरह की जर्नी इसकी रहती है। बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको एमसीएक्स का, 10 साल आराम से होल्ड करो, कहीं नहीं जाने वाली कंपनी और बढ़ते हुए ट्रेंड पे रहेगी। सो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंशिएशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन आपको, बढ़िया बात पता है क्या है, पोर्टफोलियो अलग अलग कर दो ना, डीमेट अकाउंट ही अलग कर दो, ट्रेडिंग वाला अलग रखो, उसमें ट्रेडिंग वाली हरकतें करिए, इन्वेस्टमेंट वाला रखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट वाली हरकतें कीजिए। मतलब एक्टिविटीज, हरकत का मतलब एक्टिविटीज है, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और इन्वेस्टमेंट वाले काउंटर्स को बार बार खोल के मत देखो और ट्रेडिंग वालों को इग्नोर मत करो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं यहाँ पर विजन क्लियर होना चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर, और इंडिकेटर्स भी मैम ने यहाँ पर सही से समझा दिए हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब मैम, जो हमारा आज का आखिरी सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से क्या करना है ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर क्या नहीं करना है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो 5 वो गलतियाँ जो अक्सर ट्रेडर्स करते हैं। ओके, सबसे पहला, और ये सबसे खराब है, ओवर एक्साइटमेंट में ओवर एक्सपोजर एक ही किसी काउंटर या सेक्टर में लगा देना। मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर आपको ऐसा ही, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत ही सबसे बड़ी गलतियों में से एक आता है। आप इसको ऐसे समझो, अगर आपको ये काम करना ही है, एग्जांपल दूंगी मैं आपको, मान लीजिए आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में पैसा बनाना ही है, शायद नहीं बना पाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, चलो आपको रेलवे इंडस्ट्री में पैसा बनाना ही है, तो आप रेलवे के कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर लो, राइट। स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको क्यों पैसा बनाना है फिर उसमें? स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये है कि आपके पास जो 1000 रुपए है ना, वो 1000 रुपए आप 10 कंपनीज में लगा सकते हैं, और ये आपको डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क से, आपको एक्सपोजर से आपके बचाता है, आपके रिस्क को मैनेज कराता है। अब आप मान लीजिए कि आपने, मैं एक कंडीशन रखती हूँ, समझ के, ध्यान से सोच के समझ के देखिएगा, आपने रेलवे वाले बिजनेस में एक फैक्ट्री डाली और आप रेलवे के जो वो होते हैं ना ट्रैक्स, अब वो बना रहे हो, ठीक है, आपको ऑर्डर ही नहीं मिला, आपने 5 साल 6 साल उसमें पैसा लगाया, आपको ऑर्डर मिला ही नहीं, आपके तो हो गए, सब ठप हो गया आपका बिजनेस। बट स्टॉक मार्केट में आपने 10 कंपनीज खरीदे थे, एक रेलवे वाली थी, एक फार्मा वाली थी, एक टेलीकॉम की थी, एक ब्ला ब्ला ब्ला, ऑटो या कुछ भी आप ले लीजिए, फाइनेंशियल ले लीजिए, एक नहीं चली तो बाकी चली ना, और वहां पर आप कमिटेड भी नहीं हुए। ये लेवरेज है आपके पास में, ये एडवांटेज है, इसको यूज करो वाइसली। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहली गलती, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही खराब है, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइवर्सिफिकेशन की जो ब्यूटी है, आप अपने पैसे को यहाँ पर 10 भागों में लगा सकते हो विदाउट अ कमिटमेंट। ये कंपनी ने चले, हटा, दूसरा खरीद सकते हैं, दैट अपॉर्चुनिटी इज हियर। तो आपको ये जरूर रखना है कि मतलब ऐसा नहीं कि 100 रुपए है, स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब कोई बात कर रहा है, लिटरली एनर्जी में बहुत पैसा बन जाएगा, आपने सारा पैसा उसी में ठूस दिया। डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि
पता नहीं ना आगे जिसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो वो चलेगी कि नहीं चलेगी. इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी एंड यू कैन विन द प्रोबेबिलिटी गेम ओनली व्हेन यू हैव द गुड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. जब ये आप करोगे तभी आप पैसा बनाओगे अच्छे से. अदरवाइज कैपिटल ड्रॉडाउन को रोकना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है. हमको थोड़ी ना कुछ करना है, पैसा कम बिजनेस बनाएंगे, हमें सिर्फ अपना होना कितना उसको मैनेज करना है, और वो आता है एक वेल डाइवर्सिफिकेशन से. ओवर भी नहीं होना, कम भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, आप कह रहे हैं डाइवर्स करने से. और उसके बाद मैम दूसरा कौन सा पॉइंट है आपका? गलती नंबर 2 है ये कि टारगेट्स आने के बाद भी कंफ्यूज रहना कि क्या करें. इसका अच्छा सा एक सॉल्यूशन ये है कि आपने कुछ डिसाइड किया था, आपको लग रहा है कि और जाएगा, बढ़िया बात है, ट्रेलिंग को यूज करिए. और इसकी ट्रेलिंग से आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर लेते हो, लेकिन फिर वही बात आएगी कि अपने को दूसरे से कंपेयर मत करिए. मेरे पास में मैंने किसी स्टॉक में 10% किसी स्टॉक में पैसा लगाया था फॉर एग्जांपल, उसमें मेरे को 20% का गेन मिल रहा है. मेरा रिस्क एपेटाइट कहता है कि मैं यहाँ पर 5% आधा 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल करके रख सकती हूँ. हो सकता है आपका ना कहता हो, तो आप वहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कर ले. और दूसरी अपॉर्चुनिटीज में बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर की बात हो रही है. और दूसरी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए. देखिए मार्केट में एक ही स्टॉक का 100% जाना इज एन एक्सेप्शनल केस. बस एक ही अलग अलग स्टॉक्स का 20% की छलांग मारना इट्स वेरी कॉमन. तो आपको ये देखना है व्हाट यू आर गुड इन. आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है. आप होल्ड करके 100% ले सकते हो क्या, आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, या फिर आप 20% की स्विचिंग करके चर्निंग करके पैसा ज्यादा बना सकते हो, वो आपके लिए कंफर्टेबल है. सो फाइंड योर बेस्ट योर बेस्ट कंफर्ट जोन कि किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. और मेरे ख्याल से एज आई सेड वो एक्सेप्शनल है. 100 के 200 करना मुश्किल है, लेकिन 100 के 120, 100 के 120 के फिर 125 ये करना ज्यादा आसान है. इसीलिए टारगेट बुक करते चलो और आगे बढ़ते चलो. नेक्स्ट थर्ड गलती जो लोग करते ही हैं, करेंगे भी, स्टॉप लॉस को फॉलो आगे भी होगी ये गलती. क्योंकि स्टॉप लॉस हमको लगता है, स्टॉप लॉस को लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, स्वीट लॉस, डार्लिंग लॉस. मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि भैया स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है कि जब आप गाड़ी लेके बाहर निकले, मुझे बहुत अच्छे से ड्राइविंग आती है, लेकिन जो पीछे से आ रहा है उसने पी रखी है, वो तो ठोक देगा गाड़ी आकर के. जो सामने से आ रहे हैं वो लर्नर है, उसको नहीं मालूम है. सो ये जो चीजें हैं, ये जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, right? You can't control the person who is coming, the back. You can't control the person जो आमने सामने से आकर के, ट्रक आ रहा है बड़ा सा, उसने डाल दिया गाड़ी साइड में, क्या करेंगे आप, राइट? अब मान लीजिए अभी हम जा ही रहे हैं पुल से, पुल ही टूट गया तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, राइट? लेकिन मतलब मार्केट ही क्रैश हो गई. उस दिन सर्किट लग जाते हैं, वैसे मार्केट ही सर्किट बंद कर देती है. वो बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत एक्सेप्शनल रेयर केस है ना. वंस इन अ ब्लू मून वाली कंडीशन होती है. जो रेगुलर होता है, गाड़ी लेके निकले हो, एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी तैयारी, और वो है ब्रेक. स्टॉप लॉस जो है वो आपके ब्रेक है. जो साइड मिरर्स हैं वो आपके ब्रेक्स है. जो पीछे जो सामने जो देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं ना, वो ब्रेक्स है. चौकन्ना रह करके काम करने की जरूरत है, और बहुत लाजमी है कि हम हर बार सिस्टम पे बैठे नहीं रह सकते. सो डू फॉलो योर स्टॉप लॉस जस्ट लाइक द ब्रेक इन द कार, ताकि आपका डैमेज कम. यहाँ पर आप बच जाएंगे वाली कंडीशन नहीं बोल रही मैं. सामने वाले ने ठोक ही दिया है, गाड़ी अगर लगाई दी, एक्सीडेंट हो गया तो कुछ तो डेंट आएगा, आ सकता है. पीछे से गाड़ी ने डैश कर दिया तो कुछ तो डैश आएगा, है ना. डैमेज कम हो, दैट्स द आइडिया. इसीलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करना मतलब करना है. अब नहीं करेंगे वैसे लोग, बट करना मतलब करना है. और लास्ट गलती जो मुझे लगती है, आई थिंक हमने 4 चीज कवर कर लिया है अभी. लास्ट गलती जो मुझे लगती है, नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉस इज थर्ड. ओके, तो ये जो गलती है मुझे लगता है कि लोग आगे भी करेंगे. हमारे सामने ना बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको स्टॉक से बताऊंगी. और सीपी प्लस देखिए, सीपी प्लस मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है. जस्ट एक एग्जाम्पल, नाम आया इसलिए डिस्क्लोज कर दिया. सीपी प्लस देखो, बिजनेस और बहुत उम्दा है, आगे भी जाएगा, बढ़िया जाएगा, मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें. डाउट होने के बाद, डाउट नहीं है बोला मैंने, बट स्टिल आई हैव अ स्टॉप लॉस इन माय माइंड. तो हर स्टॉक की चाल वैसी ही होगी, एक्सपेक्टेशन भी बहुत खराब है. सीपी प्लस की बिजनेस कंडीशंस अलग है, उसको सपोर्ट करने वाले मैक्रो फैक्टर्स अलग हैं, इसलिए वह वैसा चल रहा है.
टेक्निकल चार्ट पर हर स्टॉक वैसा चलेगा, ये एक्सपेक्टेशन इज एक्सट्रीमली बैड। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग जो करते हैं आप एक टेक्निकल चार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ट्रेडिंग में, रादर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को। तो जब आप ये कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट कंपेयर ईच एंड एवरी ट्रेड विद द सेम, ईच एंड एवरी काउंटर विद द सेम पैटर्न, देयर इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो हर स्टॉक, हर टेक्निकल चार्ट आपको उतना ही रिटर्न देगा, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। स्टॉक टू स्टॉक, सेक्टर टू सेक्टर, इंडस्ट्री वाइज ये फिल्टरेशन भी जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो इसको भी थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड लास्ट गलती, मतलब लास्ट फाइनल है ये, और बस इतना ही है कि लोग ना समय नहीं देते। बहुत लोग आते हैं जी हमारे पास में, और आज जो आप मुझे देख रहे हैं, आप मैं इतना बोल पा रही हूँ या जो भी है, इट्स बिन लाइक और 15 ईयर्स, 13-14 साल हो गए मार्केट में एक्टिवली वॉच करते हुए, नहीं देखा, बट बैक इन द माइंड पता है कि ये टर्मिनल क्या चीज है, यहाँ पर क्या होता है, किया नहीं, देखा नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? तो एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपीरियंस। मैं आपको कितना भी समझा दूंगी, जब तक आप वैसे स्मार्ट पता है कौन है? जो दूसरों की गलती से सीखता है। ये सिर्फ सेइंग नहीं है, इसीलिए बुक्स लिखी जाती है कि आप उसको पढ़ के वो चीज रिपीट ना करें। वो थीसिस जो होती है, वो थीसिस वगैरह वो इसीलिए होती है कि आप दूसरों की गलती से सीख लें तो बढ़िया, और दूसरों के अनुभव से सीख लें, कुछ बढ़िया कर लें, वो भी बढ़िया। तो जो गलतियां पास्ट में लिखी जा चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको दोहराएंगे नहीं। इस मार्केट का सच ये है दैट इट विल चार्ज अ ट्यूशन फी, मतलब यू कांट स्पेयर योरसेल्फ फ्रॉम इट, ये होगा ही। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट हियर एज अ क्लियर स्टेटमेंट, कि जब आप इस फेज में है ना, गलतियां छोटी करो, वो छोटी गलती बड़ी में कब कन्वर्ट होगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब लर्निंग फेज में है ना, मोटा पैसा नहीं लगाने का मार्केट में, धीरे 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 करके चलो। वंस एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पर आप खुद से बता देंगे कि ये स्टॉक ऐसा जाएगा, ये स्टॉक ऐसा जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ये सीखी सिखाई वाली बातें नहीं है। लेट मी टेल यू, जब भी मनी की बात आती है, पैसे की बातों में आप सीखी सिखाई बातें नहीं कर सकते। इट्स ऑल ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज पैसा इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता। अगर कोई चीज मेरे डिस्कम्फर्ट की है, शायद मैं डिसीजन ले लूं, लेकिन अगर मेरे कंफर्ट की है, बट अगर मेरे उस कंफर्ट से मेरी फैमिली को बैकएंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद मैं डिसीजन ना लूं। तो इट्स ऑल डिपेंड। अब इसको मनी के साथ डिटैचमेंट लाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने कहीं पढ़ा था बाइबल में इस तरह से कि मतलब पैसे की कंपैरिजन गॉड से की गई है, कि दोनों को एक साथ लेके चलना इज लाइक दैट डिफिकल्ट। तो आप समझे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो जब पैसे की बात आती है ना, आपको बहुत ही सावधानी से डिसीजन लेने की जरूरत है। एंड जितना हो सके कोशिश करिए, बचाओ पहली अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि एक लास्ट स्टेटमेंट अगेन स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस के साथ वो सब बातें हो गई। लास्ट स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही है, बचाओगे तो बचोगे। तो कैपिटल बचाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद अगर आपने बचा लिया तो कंपाउंडिंग का गेम इस मार्केट में अपने आप लगा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, बचा लो बस। बिल्कुल अंबाला मैम, यहाँ पर अंबाला मैम ने टिप्स दिए हैं जो 5 गलतियां करते हैं आप लोग अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिनसे हो सकता है आपको लॉस। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सोच कर, समझ कर और अपनी रिसर्च स्टडी के साथ और जो टिप्स एक्सपर्ट्स देते हैं उनके साथ आप अपने डिसीजन बना सकते हैं। अंबाला मैम, जाने से पहले डिस्क्लोजर कोई? जी नेहा जी, जाते जाते सिर्फ एक बात, अभी मुझे मतलब हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन बाय कॉर्सपेस ठीक ही है, अभी तक तो ठीक है। बाकी ईश्वर बुद्धि दे, हमेशा ठीक से काम कर सके। लोगों के सवाल ऐसे आते हैं कि मैडम आप बताओ कि आपने ये वाला स्टॉक, आप जो भी स्टॉक देते हो वो ज्यादातर चली जाता है, स्टेटमेंट लोगों के है, तो आप ये कैसे करते हो, मुझे भी सिखा दो। मैं कैसे सिखा दूं? मैंने 16 डिग्री के एसी पर पसीने, 16 डिग्री के एसी पर अगर आप स्वेटिंग कर सकते हो, वो भी दिसंबर जैसे महीने में, इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस। आपको देना पड़ेगा उस समय, तो इसका कोई समाधान नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, बीइंग अ मदर है ना, जो एक अनुभव खुद मम्मी बनने का है वो नहीं है दूसरी जगह पे, बस वही डिफरेंस है। तो ये इस चीज से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। तो जब आप एक, आई थिंक मैं ठीक ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ उसको, बट इट्स ओके। तो जो अनुभव का डिफरेंस, व्हेन यू कैरी योर बेबी इनसाइड,
तो आप अपने अंदर वो इमोशंस को कैरी करते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी है। वो सारी चीजों से, वो पेन होगा, वो हैप्पीनेस होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद जो आउटकम आएगा ना वो डिजायरेबल भी रहता है और सुकून भी देता है। बट उस पेन वाले फेज से जाना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। और अगर आप पूछे, अब मैं यहाँ पर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, ऐसा नहीं, इसको अलग मत लेके जाइए। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, सब कुछ समय के साथ प्रैक्टिकल अनुभव से ही आएगा। जब तक आप उस स्टेट पर नहीं पहुंच जाते, गेट समवन योर साइड जो कि आपको ग्रेजुअली छोटे मोटे जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जहां भी आप फॉलो करते हैं, मैं आई एम नॉट सेइंग मी, आप किसी को फॉलो कर लो जब तक आप उस फेज तक ग्रेजुअली पहुंच नहीं जाते। एंड इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि आपको उस फेज तक पहुंचना ही है। अब मेरा कोई केस लड़ना है, मुझे, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, बट मुझे मान लीजिए मेरा कोई केस अटक गया लीगल का, जरूरी थोड़ी है मैं लॉयर को डिग्री पढ़ने बैठ जाऊं। इट्स नॉट नीडेड, राइट। मैं हायर कर सकती हूँ उसको। मेरे को तबीयत खराब हो गई है, मैं भी आज मैं मेडिकल डिग्री लेने बैठ जाऊंगी। इट्स नॉट फिजिबल, राइट। हर प्रोफेशन जरूरी नहीं है सबको सूट करे। तो इसीलिए when you have someone already doing that work, जब उसी को खा रहे हैं, उसी को पी रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसमें ज्यादा अनबायस्ड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू टेक अनबायस्ड डिसीजन, जबकि मैं अपने लिए शायद उतने अनबायस्ड डिसीजन ना ले सकूं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज मैटर्स अ लॉट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। उसको ये मत सोचिए कि मतलब ले या नहीं ले, इट्स ऑलवेज बेटर। बिल्कुल सोचकर समझकर सतर्क होकर आपको इन्वेस्ट करना है, और अब अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी के हिसाब से और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंबाला मैम, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतने सारे हमारे सवालों का जवाब दिया, और आपने ये जो पूरे सवाल हमने बनाए थे एक पूरी मास्टर क्लास के रूप में, ताकि एक दिशा मिले लोगों को। जब कोई नया आता है, मार्केट में नया नहीं है, अगर वो समझ भी नहीं पा रहा है मार्केट को, तो उसको थोड़ी सी समझ पड़े। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे एंड फॉर गाइडिंग आवर व्यूअर्स। इट वाज अ प्लेजर नेहा जी, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। वीडियो का लिंक आप मुझे भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल। होप मैंने जितना भी बोला है मेरी समझ के अनुसार बोला है। हो सकता है कि जो लोग पुराने हैं आपको उनसे कुछ ज्यादा अच्छे सीखने को मिल जाए, बट whatever I have shared, it's all my experience. तो सभी मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, सभी आपको सूट करेंगे ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए भी 1-1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। हैव पेशेंस। बाकी जितनी भी चीजों पर डिस्कशन किया है, एज आई सेड, इट्स ऑल माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी डिफर कर सकता है दूसरों से, एंड आई होप दिस क्रिएट सम मोर कुछ तो चेंज लाए। मुझे समय लगा, मैं बस आपको उतना ही बता रही हूँ कि समय लगता है। एंड थैंक यू सो मच। लगता है समझने में और एक्सपीरियंस गेन करने में। मैम, डिस्क्लेमर प्लीज। तो जितनी भी बातें आज मैंने यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन एज सच नहीं है, आउटलुक डिस्कशन हुआ है, तो ऑफकोर्स उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट। हमने स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट एस्पेक्ट में बात की है, हालांकि जो चीजें हमने बोली हैं वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आएंगे आपको। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग स्टॉक मार्केट, तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको हमेशा ध्यान रखते हुए काम करिए। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चोट लगने पर डॉक्टर से स्टिचेस लगवाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। आई होप आपको हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया हो। अंबाला मैम की दी गई टिप्स आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और सवाल हैं जो आप पूछना चाह रहे हो जो शायद हमसे छूट गए हो इस मास्टर क्लास में, वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार।